चलिए अब मैं आज रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, ठीक है। कल जैसा कि मैंने इसे आरंभ कर दिया था ना। हाँ, रचना के आधार यस मैम। वाक्य रूपांतरण कल इसकी शुरुआत मैंने कर दी थी। अब आज इसके बारे में थोड़ा सा, सबसे पहले परिभाषा के अंतर्गत आप लोग लिखें वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग, ठीक है। उसके बाद आप हम लोग धीरे धीरे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, वाक्य के भेद, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए वाक्य डैश, वाक्य की परिभाषा लिखें, वाक्य की परिभाषा डैश, वाक्य की परिभाषा। लिखे, हेडिंग दिए। हाँ, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, इकाई में छोटी ई का आकार, बड़ी ई, इकाई। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, कौमा, वाक्य कहलाती है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, कौमा, वाक्य कहलाती है। पूर्ण विराम। लिखे सब लोग। हाँ, यस मैम। उसके बाद लिखिए वाक्य के अंग डैश, वाक्य के अंग। पहला उद्देश्य, उद्देश्य, छोटा ऊ, द हलंत हल चिन्ह, द एकार, तालव्य श य संयुक्त, यानी आधा तालव्य श य, उद्देश्य, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है विधेय, जिसे प्रेडिकेट कहते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पता होगा आप लोगों को। तो वाक्य के अंग, उद्देश्य पहला और दूसरा विधेय। अब फिर नंबर 1 लिखिए, उद्देश्य लिखकर डैश दें। उद्देश्य कहते किसे हैं, ठीक है। उद्देश्य लिखकर डैश दें। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, कौमा, वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, कौमा, वह उद्देश्य कहलाता है। पूर्ण विराम। इसके अंतर्गत अ अनुस्वार त, ग रेफ त, अंतर्गत, कर्ता, कर्ता, कर्ता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, कर्ता तथा उसका विस्तार, विस्तार को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, विस्तार आते हैं। इसके अंतर्गत, उद्देश्य के अंतर्गत दो चीजें आती है, एक कर्ता और उसका विस्तार, यानी कर्ता के साथ जो बाकी चीजें हैं वो विस्तार आते हैं। पूर्ण विराम। दूसरा है विधेय, विधेय लिखकर डैश दें। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए, कौमा, वह विधेय कहलाता है। वह
विधेय कहलाता है। पूर्ण विराम। यानी उद्देश्य जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और विधेय यानी उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय यानी प्रेडिकेट कहलाता है। पूर्ण विराम। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पद आते हैं, यानी उद्देश्य में दो ही आते हैं, कर्ता और उसका विस्तार, लेकिन विधेय में कौन कौन से पद आते हैं? इसके अंतर्गत निम्नलिखित पद आते हैं, डैश, कर्म, कर्म जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म, कॉमा, कर्म का विस्तार, कर्म, कॉमा, कर्म का विस्तार, कॉमा, क्रिया यानी वर्ब, कॉमा, क्रिया विस्तार यानी वर्ब का एक्सपेंड रूप, यानी क्रिया विस्तार, क्रिया विस्तार में योजक चिन्ह होगा, कॉमा, पूरक, क में बड़ा उपमात्रा पूरक, पूरक आदि। पूर्ण विराम। विधेय यानी उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए, कॉमा, वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पद आते हैं, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, और पूरक। उदाहरण लिखिए। मैम पूरक किसे कहते हैं? पूरक यानी जो पूरे वाक्य को पूर्णता प्रदान करता है। जैसे अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ, उदाहरण लिखिए पहले, तो बता रही हूँ इसमें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, चाणक्य ने, चाणक्य, चा मूर्धन्य न, कय संयुक्त, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। पूर्ण विराम। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। पूर्ण विराम। उसके नीचे पंक्ति में लिखे, चाणक्य ने, यहाँ चाणक्य ने हो गया उद्देश्य, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है? वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? चाणक्य के बारे में। चाणक्य ने, ये हो गया उद्देश्य, यानी चाणक्य यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट, कर्ता। चंद्रगुप्त को उसने मगध का सम्राट बना दिया, तो किसने बना दिया? चाणक्य ने। तो चाणक्य यहाँ कर्ता हो गया, यानी सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। चाणक्य ने डैश देकर लिखिए उद्देश्य। तो दूसरी पंक्ति में लिखिए, चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। चाणक्य ने के बाद जितना बाकी जो बच गया वाक्य में, चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, ये हो गया विधेय। चाणक्य ने हो गया उद्देश्य। अब यहां देखिए, पहले उदाहरण में क्या दिया हुआ है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और इसके अंतर्गत कर्ता तथा उसका विस्तार आते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? चाणक्य। उसके साथ विस्तार क्या आया? ने। किसने? चाणक्य ने। दूसरा है विधेय, चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, ये पूरा विधेय हो गया। तो विधेय में क्या क्या आ गए? कर्म, कर्म यहाँ पर क्या है? सम्राट। चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट, अब सम्राट के साथ विस्तार हो गया, क्या बना? क्रिया यहाँ पर क्या हो गया? कौन सा शब्द क्रिया है बताइए इस पंक्ति में? मगध का बना सम्राट दिया। बना दिया। हाँ, बना दिया। बना दिया। तो ये क्रिया का विस्तार हो गया। कर्म हो गया सम्राट, चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट, मगध का सम्राट हो गया कर्म, और क्रिया हो गया, क्या कर दिया? बना दिया। तो ये पूरा मिला के आ गया आपको कर्म के अंतर्गत, विधेय के अंतर्गत कर्म आ गया, कर्म का विस्तार आ गया, क्रिया आ गया, और क्रिया का विस्तार। चंद्रगुप्त को कर्म, कौन सा कर्म रे है? कर्म का कारक चिन्ह क्या है? को है ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को हो गया कारक चिन्ह,
उसके बाद मगध का सम्राट, ये भी कर्म हो गया, कर्म का विस्तार, और क्रिया बना और उसका विस्तार हो गया बना दिया। पूरक शब्द ये पूरा बन गया, चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। इसके अंतर्गत कर्म आ गया, कर्म का विस्तार आ गया, क्रिया आ गया, क्रिया का विस्तार, और ये पूरा मिलकर एक पूर्णता, एक वाक्य को पूर्णता प्रदान किए, तो ये बन गया विधेय। विधेय के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई। अब लिखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। डैश। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। डैश। पहला लिखिए सरल वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य लिखकर डैश दीजिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, यानी सरल वाक्य की पहचान क्या है, उसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, पूर्ण विराम, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उद्देश्य और विधेय समझ में आया सबको? हाँ, नो मैम। यस मैम। यानी जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य, और विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। ठीक है, जैसे बालक विद्यालय जाता है। जैसे सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, कॉमा, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह देंगे, डॉट और अल्प विराम का चिन्ह मिलाकर बनता है अर्ध विराम। जैसे डैश बालक विद्यालय जाता है, पूर्ण विराम। इसमें बालक क्या है बच्चों, बताइए? उद्देश्य। उद्देश्य। वेरी गुड। यहाँ बालक जो है, देखिए इसमें बालक उद्देश्य है, बालक के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, इसमें बालक उद्देश्य है, पूर्ण विराम। उसके बाद क्या बच गया, बालक विद्यालय जाता है, तो बालक आपका उद्देश्य हो गया, तो विधेय क्या हो जाएगा? विद्यालय जाता विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है। इसको लिखकर अंडरलाइन करें और डैश देकर लिखें विधेय है। विद्यालय जाता है, डैश देकर विधेय है। इस पूरे वाक्य में बालक विद्यालय जाता है, बालक हो गया उद्देश्य, और विद्यालय जाता है ये हो गया विधेय। समझ में आ गई बात? हाँ, इस तरह से सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। दूसरा लिखो संयुक्त वाक्य। बहुत ध्यान से आप लोग इसको समझिए, क्योंकि वाक्य परिवर्तन और वाक्य पहचानना, ये 2 तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सरल वाक्य दे दिया गया रहेगा प्रश्न में, उसमें आपको संयुक्त बनाना होगा। संयुक्त दिया रहेगा, मिश्र बनाना रहेगा, मिश्र दिया रहेगा, उससे सरल बनाना रहेगा। इस तरह से वाक्य परिवर्तन भी आता है प्रश्न, और बहुत सारे वाक्य दिए रहेंगे, उनको पहचान कर उनके सामने ये भी लिखना होगा कि कौन किस तरह का वो वाक्य है। ये 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य, जिस वाक्य में 2 या अधिक, यानी 2 से अधिक, जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य, यानी किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं, जुड़े रहते हैं, सरल वाक्य योजकों से जुड़े रहते हैं, कॉमा, किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, यानी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य
योजकों से जुड़े रहते हैं, कॉमा, योजकों से जुड़े रहते हैं, कॉमा, किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, कॉमा, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्धविराम, जैसे, जैसे डैश, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। इसमें देखिए दो वाक्य है ना बच्चों, मैंने उसे पढ़ाया, ये एक स्वतंत्र वाक्य है कि नहीं? मैंने उसे पढ़ाया, ये पूरा वाक्य समझ में आ रहा है ना? स्वतंत्र वाक्य है। और नौकरी दिलवाई ये एक दूसरा वाक्य है। और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, किस योजक ने? और। तो इस तरह से एक दूसरे पर ये वाक्य जो है, सरल वाक्य जो है, छोटे छोटे सरल वाक्य अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये और इनको योजक से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह के वाक्य जो है और, तथा, एवं, इन सारे योजक शब्दों से जुड़े होते हैं और देखकर हम उसे पहचान जाएंगे कि इसलिए भी रहता है यहाँ, है ना, पर भी रहता है, पर से भी जुड़ा रहता है। तब आप लिखिए इसकी आश्रित, जैसे, हाँ, मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। अब लिखिए पहचान, यानी आप वाक्य कैसे पहचानेंगे? तो पहचान लिखकर डैश देंगे, कौन कौन से योजक शब्दों से वो जुड़े होते हैं। यानी जो भी संयुक्त वाक्य हैं, आप इनको पहचानने के लिए कौन कौन से योजक चिन्ह हैं जो रहेंगे वाक्य में, तो आप पहचान लेंगे। तो पहचान लिखकर डैश दें, पहचान लिखकर डैश दें, लिखें उसके बाद और, कॉमा दे देकर सब लिखेंगे, और, या, तथा, और, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, सब में कॉमा दोगे, और, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, ता क हर्षिका, ताकि, कॉमा, सो। कितने पहचान के योजक शब्द हो गए बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना? Yes, 8 ma'am. योजक शब्द। तो सो आदि योजक शब्द पहचान के लिए आप ध्यान रखेंगे, इतने सारे योजक शब्द होने चाहिए। अगर किसी वाक्य में रहते हैं आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये या वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। और या तो कहीं कोई वाक्य दिया रहेगा और उसको आपको संयुक्त वाक्य बनाना है, तो इन्हीं योजकों का प्रयोग करते हुए आपको संयुक्त वाक्य बनाना है, ठीक है। तीसरा लिखें मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र का मतलब ही होता है मिला देना। अब मिलाया जाता है भाई, तो किस किस चीज को मिलाया जाता है, किस किस वाक्य को मिलाया जाता है? देखिए मिश्र वाक्य में, चलिए लिखिए मिश्र वाक्य लेकर डैश दीजिए। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, यानी वहां पर एक उपवाक्य भी होता है, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, पूर्ण विराम। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, पूर्ण विराम। उनमें एक उपवाक्य, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य तथा अन्य
तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, पूर्ण विराम, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य जो है वो उस पर आश्रित होते हैं, पूर्ण विराम। यानी एक उपवाक्य मुख्य होता है, बाकी जो उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, संयुक्त वाक्य की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। दिमाग में रखिएगा आप लोग, संयुक्त वाक्य जो है वो अलग अलग होते हुए भी स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य जो है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी जो उपवाक्य है वो उस पर आश्रित होते हैं। याद रहेगा ना? हाँ बोलो। यस मैम। हाँ, पूर्ण विराम, उसके बाद लिखिए ये उपवाक्य परस्पर, ये उपवाक्य परस्पर, ब्रैकेट में लिखिए ये उपवाक्य परस्पर, ब्रैकेट में लिखिए जैसे, जैसे लिखकर डैश देंगे। अब ये किन किन योजक शब्दों से जुड़ते हैं वो योजक में लिखा रही हूं। ये उपवाक्य परस्पर जैसे डैश कि, क हर्षिकार कि, कौमा यदि, य द हर्षिकार यदि, कौमा अगर, फिर कौमा तो, कौमा तथापि, त थ का था, प हर्षिका पी, तथापि, कौमा यद्यपि, य द हलचिन, य प हर्षिका पी, यद्यपि, जैसे वैसे, जैसे वैसे में योजक चिन्ह होगा, जैसे वैसे, कौमा जब तब, जब तब में भी योजक चिन्ह होगा, जब तब, कौमा जो, जौ का जो, कौमा जिसे, कौमा जिसने, आदि योजना को, जिसने आदि योजक द्वारा जुड़े होते हैं, लिखे योजक द्वारा जुड़े होते हैं, ये सारे योजक हैं, जिसे, जिसने आदि योजक द्वारा जुड़े होते हैं। ये इतने सारे वाक्य जो हैं ये इतने सारे योजक शब्दों से जुड़े होते हैं कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे वैसे, जब तब, जो, जिसे, जिसने, ये इतने सारे योजकों से ये जुड़े रहते हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण, उदाहरण लिखिए अध्यापक ने बताया, अध्यापक ने बताया कि, क हर्षिकार के, उसके नीचे रेखा खींच देंगे, अध्यापक ने बताया कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे, अध्यापक ने बताया कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे, अध्यापक ने बताया कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे। अब अच्छा इसमें ये बताओ कि क्या दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, क्या एक दूसरे पर आश्रित हैं? आश्रित है। हाँ, इसमें मुख्य उपवाक्य कौन है? क्योंकि मिश्र वाक्य की परिभाषा में ही मैंने बताया कि एक उपवाक्य जो है प्रधान होता है तथा दूसरा उपवाक्य जो है उस पर आश्रित होता है। तो यहाँ मुख्य उपवाक्य कौन है, प्रधान उपवाक्य? कल हम पिकनिक पर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर प्रधान उपवाक्य हो गया, नहीं बच्चों, मुख्य उपवाक्य हो गया तुम्हारा शिक्षक अध्यापक ने बताया ना। आश्रित वाक्य इस पर हो गया कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे, यहाँ पर मुख्य उपवाक्य आपका हो जाएगा अध्यापक ने बताया। अब अध्यापक कुछ भी बता सकता है पिकनिक की जगह, कि अध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहाँ पर अध्यापक का बताना मुख्य है, बाकी जो वाक्य हैं उपवाक्य वो उस पर आश्रित हैं। कल हम पिकनिक पर जाएंगे ये आश्रित उपवाक्य हैं। आई बात समझ में? तो अध्यापक ने बताया, उसको अंडरलाइन आप लोग कीजिए,
अध्यापक ने बताया, अंडरलाइन करके लिखो मुख्य उपवाक्य, अंडरलाइन करके ठीक उसके नीचे लिख दो मुख्य उपवाक्य, ताकि समझ में आपको आएगा। अध्यापक ने बताया मुख्य उपवाक्य। कर रहे हो? हाँ, यस मैम। अध्यापक ने बताया, उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो मुख्य उपवाक्य, फिर की के नीचे अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो अंडरलाइन करके योजक, ये योजक चिन्ह है। और कल हम पिकनिक पर जाएंगे, इसको अंडरलाइन करके लिखो आश्रित उपवाक्य, ताकि समझ में आप लोगों को आए अच्छे से कि मुख्य उपवाक्य कौन हो गया, योजक शब्द कौन हो गया और आश्रित उपवाक्य कौन हो गया। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनो। पहला उदाहरण, यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उस पर मैं बता दे रही हूँ। पहला उदाहरण जैसे है, गीता जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, कौमा, ज्ञान योग और कर्म योग सिखाती है। गीता जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, कौमा, ज्ञान योग और कर्म योग सिखाती है। इसमें योजक चिन्ह कौन हो गया बच्चों? इस पंक्ति में, इस वाक्य में? हाँ बताओ। जो, वेरी गुड। मुख्य उपवाक्य क्या हो गया? इसमें मुख्य उपवाक्य क्या हो गया? गीता जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, ये मुख्य उपवाक्य हो गया। और इसको जोड़ने वाला योजक हो गया जो, और आश्रित उपवाक्य हो गया ज्ञान योग और कर्म योग सिखाती है। ये सब समझने के लिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। परीक्षा में ये मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी वाक्य को इस तरह से बना सकते हैं मिश्र वाक्य में। फिर उसके बाद है दूसरा उदाहरण, तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। तो अभी मैंने योजक में लिखवाया ना आप लोगों को, वहां और जहां नहीं लिखवाया ना, ये भी जोड़ लीजिए, वहां और जहां, वहां और जहां के बीच में योजक चिन्ह दे दीजिए। अभी जैसे आप लोग योजक शब्द लिखे हैं ना, वहां इसको भी ऐड कर लो, वहां और जहां। जैसे जब तब है, जैसे वैसे है, वैसे वहां और जहां भी होता है। कर लिए? लिख लिए इसको? यस मैम। वहां और जहां ये भी होता है। तीसरा उदाहरण देखो, यद्यपि वह मंत्री बन गया तथापि उसका व्यवहार मधुर है। इसमें यद्यपि और तथापि योजक शब्दों से इसको बनाया गया है मिश्र वाक्य। यद्यपि वह मंत्री बन गया तथापि उसका व्यवहार मधुर है। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। यहाँ योजक शब्द कौन कौन से हो गए? जैसे और वैसे, और ऊपर में यद्यपि और तथापि। बात आई समझ में? तो ये यद्यपि, तथापि, जैसे वैसे, जहां तहां, ठीक है, मिला के बनता है। उसके बाद जब और तब, जब बादल फिर आए तब वर्षा होने लगी, जब के साथ तब। उसके बाद कभी कभी ज्यों ही और त्यों ही भी होता है। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी खुल गई। तो ये कौन सा वाक्य होगा? ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी खुल गई। मिश्र वाक्य। वाक्य ज्यों ही और त्यों ही भी होता है, या जैसे ही वैसे ही, उसी तरह ज्यों ही त्यों ही। उसके बाद जब पूछोगे तब बता दूंगा, ये भी मिश्र वाक्य। जब शीला बाजार गई तो पुस्तक खरीद लाई। उसके बाद रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूं। तो अब इसमें पहचान के लिए आपके सब हो गए ना, कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे वैसे, जब तब, जो, जिसे, जिसने, आदि, ये पहचान के लिए हो गए। अब देखिए,
अब वाक्य रूपांतरण के लिए एक होता है वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण होता है, संश्लेषण का अर्थ होता है मिलाकर एक करना। ये ठीक विश्लेषण के विपरीत होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? संश्लेषण यानी वाक्य अलग अलग है, उसको मिलाकर एक करना, उसको कहते हैं संश्लेषण। अब चलिए सरल वाक्य से बनाना है, इसको चेंज करना है, परिवर्तित करना है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। प्रश्न लिखिए आप लोग। मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को दे रही हूं, उसको आप लोग करके रखेंगे। ठीक है, सबको सुनाई दे रही है? प्रश्न लिखो। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। पहला वाक्य, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। लिखे? हाँ, यस मैम। क्वेश्चन का हेडिंग लिखे हो ना कि निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। यस मैम। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, पहला। दूसरा, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। दूसरा वाक्य, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। तीसरा वाक्य, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। दुबला पतला में योजक चिन्ह होगा। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। लिखे? चौथा, अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता है। अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता है। अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता है। पांचवा, मैंने एक बहुत मोटा व्यक्ति देखा। मैंने एक बहुत मोटा व्यक्ति देखा। लिखे? अब लिखो, निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलिए। ये अभी जो मैंने दिया वो किसमें बदलना है? मैम वो मिश्र मैंने वाक्य दिया में। मिश्र वाक्य में। वाक्य में। अब जो दे रही हूं वो संयुक्त वाक्य। संयुक्त। हाँ, पहला, आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें, पहला हो गया। दूसरा, प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। प्रातः काल होने पर चिड़िया, चिड़िया या चंद्र बिंदु होगा, चिड़िया चहचहाने लगती है। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। तीसरा, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई।
अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। सजा में नुक्ता होगा, अपराधी होने के कारण उसे सजा हुई। नेक्स्ट चौथा, शेर को देखकर सब बच्चे डरकर भाग गए। शेर को देखकर सब बच्चे डरकर भाग गए। पांचवा, वह साइकिल से टकराकर गिर गया। वह साइकिल से टकराकर, साइकिल दंत स आकार छोटी ई क हर्षिकार ल, साइकिल। वह साइकिल से टकराकर गिर गया। ठीक है, लिखे। उसके बाद लिखो, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलें। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलें। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलें। पहला, पैसा साध्य नहीं है, कौमा साधन है। पैसा साध्य नहीं है, कौमा साधन है। पैसा साध्य नहीं है, कौमा साधन है। दूसरा, उसमें गुण थे, कौमा उसमें गुण थे, कौमा इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है। उसमें गुण थे, कौमा इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है। उसमें गुण थे, कौमा इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता है। तीसरा, वह पंगु है। पंगु का क्या अर्थ होता है बच्चों? पंगु शब्द का अर्थ कोई बता सकता है? पंगु शब्द का अर्थ क्या होता है? अपाहिज, हैंडीकैप्ड। वह पंगु है, कौमा इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। तुम लोग बोल भी नहीं सकते हो कि ना हमको नहीं आता है मैडम, आप बताइए। एकदम खामोश हो जाते हो। हाँ, कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है तुम लोगों का। वह पंगु है, कौमा इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। चौथा, यदि पानी न बरसा, कौमा तो सूखा पड़ जाएगा। यदि पानी न बरसा, कौमा तो सूखा पड़ जाएगा। पांचवा वाक्य, उसने कहा कि, का हर्षिकार के, मैं निर्दोष हूं।